बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो क्लास में हमने बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 प्रश्नों का सेट टेस्ट पेपर लिया हुआ है और इसी टेस्ट पेपर को हम व्याख्या सहित हल करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रश्न से। सबसे पहला प्रश्न हमारे पास है, पहला आपके स्क्रीन पर, कि शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत में भोजन के प्रति लार की अनुक्रिया है यूसीएस, सीएस, सीआर, यूसीआर। यानी 4 टर्म यूज हो रहे हैं, यूसीएस, यूसीआर, सीएस, सीआर। ठीक है, तो इसको हम लोगों को सबसे पहले समझ लेना चाहिए कि ये क्या टर्म है, फिर इस प्रश्न का हम लोग उत्तर देंगे। और ये शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत है। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। ये जो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत है, इस शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत को पावलोव नामक मनोवैज्ञानिक ने दिया हुआ है, जिनका नाम क्या है, पावलोव। ये पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत है और इस सिद्धांत में पावलोव ने कुत्ते पे प्रयोग किया हुआ है। और कुत्ते पे प्रयोग उन्होंने किया हुआ है तो कुत्ता पे जो भोजन आता है भुजा कुत्ता के सामने, तो हम लोग जानते हैं कि वो लार उसके आता है, यानी लार, स्लाइवा। तो ये एक स्वाभाविक अनुक्रिया है भोजन के प्रति। और तो भोजन यहाँ पे देखिए जो है वो स्वाभाविक उद्दीपक है। उद्दीपक को हम लोग स्वाभाविक और अस्वाभाविक उद्दीपक में बांटेंगे। तो ये जो भोजन है वो स्वाभाविक उद्दीपक है और इस स्वाभाविक उद्दीपक के आने पर स्वाभाविक जो अनुक्रिया हो रही है वो लार आ रहा है। स्वाभाविक ये अनुक्रिया हो रही है। तो ये जो है, इसी स्वाभाविक उद्दीपक को हम लोग कह रहे हैं कि ये अनकंडीशनड जो है वो स्टिमुलस है, इसलिए इसको कह रहे हैं ये आपका यूएस। और ये जो अनुक्रिया हो रही है स्वाभाविक अनुक्रिया, इसको हम लोग जो है सो इसको स्वाभाविक जो अनुक्रिया है इसको हम लोग कह रहे हैं, आपके पास सीआर कह लीजिए या यूआर कह लीजिए। अभी चूंकि अनुबंधन नहीं बना है। अब देखिए हो क्या रहा है इस प्रयोग में कि हम जो हैं वह भोजन के साथ साथ, अब जो भोजन स्वाभाविक उद्दीपक के आने पर स्वाभाविक अनुक्रिया लार उसके पास आ रही थी, तो इस प्रयोग में ये किया जाता है कि भोजन के देने से पहले जस्ट कुछ सेकेंड पहले जो है वो घंटी बजाई जाती है और घंटी बजाने के तुरंत बाद उसको भोजन दिया जाता है और फिर उसको लार आता है। तो धीरे धीरे जो कुत्ता है वो अपना जो लार है वो भोजन के साथ जो अनुबंधन उसका था वो धीरे धीरे हटकर घंटी के पर जो है आ जाता है कि घंटी बजने के साथ ही उसको लार आने लगता है, क्योंकि उसको ये अनुबंधन हो जाता है घंटी से कि घंटी बजा मतलब भोजन आ गया। और ऐसा भी देखा गया कि जब घंटी बजाया गया और भोजन नहीं दिया गया तो भी उसको उतनी ही मात्रा में लार गिरी, क्योंकि उसका अनुबंधन अब भोजन के बजाय घंटी से हो गया। तो यहाँ पे जो घंटी है वही जो है सो अननेचुरल, इस स्वाभाविक को नेचुरल भी हम लोग कहते हैं। तो अस्वाभाविक यानी अननेचुरल जो हमारे पास है अस्वाभाविक उद्दीपक, उससे हो गया। तो इसी को हम लोग जो भोजन है यहाँ पे उसको अनकंडीशनड स्टिमुलस भी कह रहे हैं कि अनअनुबंधित उद्दीपक है। ठीक है, यानी अनुबंधन से पूर्व ये जो आपका है उद्दीपक है, इसको इस स्वाभाविक को हम लोग इसको कह सकते हैं। तो जो यहाँ घंटी आ रहा है, घंटी प्लस भोजन हो रहा है और फिर भी यहाँ पे जो है उसको लार आ रहा है, ये कार्य हो रहा है। ठीक है ना। तो यह जो आपके पास आ रहा है और लास्ट में केवल घंटी बज रही है और उसको लार आने लग रहा है। तो यहाँ पे कंडीशन बन गया, अनुबंधन हो गया,
कंडीशनिंग हो गई, अनुबंधन बंध गया। तो इसमें जो टर्म यूज हो रहे हैं वो हमारे पास यूज हो रहे हैं कि यूसीएस, यूसीआर, सीएस, सीआर। तो देखिए ये जो चीज़ यूज हो रहा है, ये यूसीएस मतलब अनकंडीशनड स्टिमुलस, अनकंडीशनड स्टिमुलस की बात ये कर रहा है। यानी यह जो है कंडीशन यानी अनुबंधन से पहले का उद्दीपक है। तो वह जो कौन है, वह कौन है आपके पास, भोजन है। और यूसीएस यानी अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, अनुक्रिया है, यानी वह कौन है, आपके पास ला रहा हो रहा है हर बार, ठीक है। और जो सीएस है, कंडीशनड स्टिमुलस और कंडीशनड रिस्पॉन्स, तो जो कंडीशनड अनुबंधन के बाद भी जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो भी ला रही हो रहा है, ठीक है ना। और कंडीशनड स्टिमुलस क्या हो रहा है, अनुबंधन के बाद जो जो उसका स्टिमुलस है वो कौन काम कर रहा है, घंटी। तो इस प्रश्न में देखिए हमसे ये जो जो जिक्र किया जा रहा है, वो जिक्र ये किया जा रहा है कि भाई शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत में जो भोजन के प्रति लार की जो अनुक्रिया हो रही है वो क्या है, यूसीएस है यानी अनकंडीशनड स्टिमुलस है कि अनकंडीशनड रिस्पॉन्स है, ठीक है। तो भोजन के प्रति जो लार की अनुक्रिया है, चूंकि अनुक्रिया यानी रिस्पॉन्स है, तो यह भोजन के प्रति लार की जो अनुक्रिया है वो अनकंडीशनड रिस्पॉन्स है, अनुबंधन के पूर्व की है। क्योंकि जब अनुबंधन बन जा रहा है तब तो घंटी के बजने के साथ ही उसको लार आने लग रहा है ना। तो भोजन के प्रति जो लार की अनुक्रिया है वह यूसीआर है, यानी अनकंडीशनड रिस्पॉन्स है, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। दूसरा प्रश्न हमारे पास है कि डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो डिसलेक्सिया पठन अक्षमता से है, लेखन अक्षमता से है, गणितीय अक्षमता से है कि वाणी अक्षमता से है। तो देखिए आपको जो है याद रखना है, ये चर्चा कई बार इस तरह के प्रश्न आ चुके हैं, आपको ये याद रखना है कि जो डिसलेक्सिया है उसका संबंध जो है वह पठन अक्षमता से है, पठन अक्षमता से, ठीक है। जो डिस्ग्राफिया है उसका जो संबंध है वह लेखन अक्षमता से है, और जो डिसकैलकुलिया है उसका संबंध जो है वह गणितीय अक्षमता से है, गणितीय अक्षमता से, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमसे जो प्रश्न पूछा गया है वह प्रश्न पूछा गया है कि डिसलेक्सिया, तो ये जो डिसलेक्सिया का संबंध है वह है पठन अक्षमता से, पठन अक्षमता से। तीसरा प्रश्न हमारे पास है कि सीखने के वक्र किसके सूचक हैं, ये बताना है हमको। सीखने के वक्र सीखने के प्रगति के सूचक हैं कि सीखने की मौलिकता के सूचक हैं, सीखने के गत्यात्मक स्वरूप के सूचक हैं, सीखने के रचनात्मकता के सूचक हैं। तो सीखने के वक्र का मतलब है कि उसका ग्राफ, ठीक है। उसका ग्राफ का मतलब यह है कि समय के साथ सीखना की गति क्या है, ठीक है, सीखना किस ढंग से हो रहा है। चूँकि सीखना जो है वो एक तरह से परिवर्तन है और अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है जो आपको प्रयत्न और अनुभव के द्वारा अर्जित किया जाता है। ध्यान देना है, सीखना जो है वह एक अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है जो अनुभव और प्रयत्न प्रयास के द्वारा अर्जित किया जाता है, ठीक है। और जो सीखने के वक्र हैं वो ये या ग्राफ जो हैं वो ये बताते हैं कि समय के साथ जो है सीखने की जो गति है वो किस प्रकार के हैं। यानी वक्र जो हैं वो बच्चे में उसकी सीखने की प्रगति कैसी है इसके सूचक होते हैं। इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है कि सीखने के वक्र सीखने के प्रगति के सूचक हैं, ऑप्शन फर्स्ट, पहला इसका
वो जो है ऑप्शन वो सही है कि सीखने के वक्र सीखने के प्रगति के सूचक हैं। ठीक है, सीखने के बारे में आपको ध्यान रखना है कि सीखना मतलब लर्निंग, इसी को अधिगम हम लोग कहते हैं। स्किनर ने इसको परिभाषित करते हुए कहे हुए हैं कि जो सीखना है वो व्यवहार में जो उत्तरोत्तर सामंजस्य है उसी को वो स्किनर सीखना कहते हैं। ठीक है, कई सारे लोगों ने जो है सो वुडवर्थ ने आपके पास तमाम सारे लोगों ने अलग अलग डेफिनेशन दिए हुए हैं सीखने का, अधिगम का। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है बहुबुद्धि सिद्धांत से। बहुविध बुद्धि है चौथा प्रश्न दे रहा है। तो बहुविध बुद्धि या बहुबुद्धि सिद्धांत ये वर्ड गार्डनर द्वारा दिया गया है और इसमें उन्होंने 7 तरह की बुद्धि बताई हुई है। ठीक है, 7 8 कुछ कहीं कहीं 8 की भी बात आती है। वो तार्किक गणितीय बुद्धि है, शारीरिक गतिक बुद्धि है, भाषाई बुद्धि है। ठीक है, आपको सांगीतिक बुद्धि है, स्थानिक या दैसिक बुद्धि है। ठीक है, व्यक्तिगत आत्मन और अन्य बुद्धि है, प्राकृतिक बुद्धि है। इस तरह की बुद्धि की बात इन्होंने की हुई है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन भी दिया हुआ है, तार्किक गणितीय बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि, आंशिक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि। ठीक है, तार्किक गणितीय माने तर्क और गणित से संबंध रखता है, प्राकृतिक बुद्धि प्रकृति से, आंशिक बुद्धि जो है यहाँ पे कोई मीनिंग नहीं निकल रही है, विशेष जो है अंश विशेष की बात कर रहा है। स्थानिक मतलब जो स्थान विशेष अंतरिक्ष ज्ञान इन सब से संबंध रखता है। तो बहुबुद्धि जो विद सिद्धांत है उसके अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता कहलाता है। कौन सा बुद्धि कहलाता है वो? तो वह है प्रकृति से। देखिए ये संबंध रखता है, पशुओं, खनिजें, पेड़ पौधे और को पहचानना, उनको वर्गीकृत करना। तो ये कौन कर सकता है? जिसके पास प्रकृति का ज्ञान हो, इसलिए इस बुद्धि को प्राकृतिक बुद्धि हम कहेंगे। अगला प्रश्न है हमारे पास 5वां। वो प्रश्न कह रहा है कि पियाजे की कौन सी अवस्था का संबंध अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से है। 5वां प्रश्न है हमारे पास कि पियाजे की कौन सी अवस्था। तो पियाजे ने 4 अवस्थाओं का जिक्र किया हुआ है, जिसमें ये संवेदीगामक अवस्था है, यहाँ दिया गया है ऑप्शन में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। ठीक है, और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, और अमूर्त संक्रियात्मक या उसको औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। ये 4 अवस्थाओं की बात उन्होंने की हुई है। तो इस प्रश्न का जो अमूर्त एवं तार्किक चिंतन कह रहा है, तो अमूर्त और तार्किक जो चिंतन है यह किशोरावस्था यानी जो संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था है और जिसको औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, उस अवस्था में ये डेवलप होता है। तो अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से संबंध कौन रखता है? वह है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था ऑप्शन रहता तो वही सही हो जाता। ठीक है, तो इसमें इसका जो सही उत्तर है वह है अमूर्त संक्रियात्मक। अगला प्रश्न, छठा प्रश्न पे चल रहे हैं। कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? विकास यानी डेवलपमेंट। ठीक है, तो डेवलपमेंट के बारे में कौन सा इसमें से कथन सत्य नहीं है, इसकी बात हमें करना है। पहला कहा जा रहा है कि विकास अंतः क्रिया का फल है। ठीक है, तो विकास अंतः क्रिया का फल है, यानी विकास विभिन्न जो चीज़ें हैं, यानी अंतः क्रिया का कहने का मतलब यहाँ पे है कि जो आनुवांशिकता है और जो पर्यावरण है उनके बीच की अंतः क्रिया का फल है। तो ये कथन सत्य है कि विकास जो हेरिडिटी है और इन्वायरमेंट है उनके जो है इंटरेक्शन का जो है प्रतिफल होता है। दूसरा है विकास एक सुव्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है। ठीक है, तो विकास जो है सुव्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है, यानी उसका अग्रसर वो करता है, ये भी सही है। तीसरा है विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। तो ये भी सही है, क्योंकि विकास व्यक्ति पर डिपेंड करता है, उसकी जो गति है वो व्यक्तिगत भिन्नता का नियम लागू होता है। हर व्यक्ति में विकास की गति अलग अलग होती है, वो व्यक्तिगत रूप से आगे बढ़ता है। ये भी सही है। विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। यहाँ पे कहा जा रहा है विशिष्ट से सामान्य, तो ये बात यहाँ देखिए गड़बड़ है, क्योंकि विकास जो होता है वो सामान्य से विशिष्ट होता है। पहले कोई बच्चा सामान्य शब्द को सीखता है, तब वो विशिष्ट शब्द को बोलता है। पहले वो माँ
पापा, ये सब शब्दों का यूज करता है, तभी वो कठिन शब्द बोलता है। पहले वो पैरों को, पूरे पैरों को चलाना सीखता है, तब उसके बाद ही वो उंगलियों को चलाना सीखता है। तो ये गलत कथन है, विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं बल्कि सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, इसलिए यही कथन सत्य नहीं है। अगला प्रश्न, 7वां प्रश्न पे चल रहे हैं हम लोग। 7वां प्रश्न हमसे कह रहा है कि विज्ञान निम्न में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया नहीं है। संज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक यानी मन मस्तिष्क से जुड़ा हुआ, यानी बौद्धिकता से जुड़ा हुआ। ठीक है, तो कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया नहीं है। कल्पना, तो कल्पना जो है वो संज्ञान यानी मन मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है, मानसिक प्रक्रिया है। स्मृति, ये भी संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। प्रत्यक्षीकरण यानी किसी चीज़ को देखना, और चौथा है सहानुभूति। ठीक है, ये 4 ऑप्शन हम लोगों को यहाँ पे दिए गए हैं। तो कल्पना, स्मृति, ये क्लियर हो रहा है कि दोनों जो है सो संज्ञानात्मक क्रिया नहीं है। हम लोगों को बताना है कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया नहीं है। तो ये दोनों संज्ञानात्मक क्रिया हैं। प्रत्यक्षीकरण यानी किसी चीज़ का प्रत्यक्ष दर्शन अगर आप कर रहे हैं तो उसमें भी संज्ञानात्मक कार्य आपका हो रहा है। तो सहानुभूति, इसका सही उत्तर कौन होगा, सहानुभूति, क्योंकि ये सहानुभूति आपका सांवेगिक क्रिया है, संवेग से संबंधित है कि आप कब क्रोध करेंगे, कब सहानुभूति करेंगे, दया करेंगे। तो ये सहानुभूति जो है संज्ञानात्मक क्रिया नहीं है। अगला प्रश्न है 8वां कि निकट दूर सिद्धांत में विकास किस प्रकार है। अब निकट दूर सिद्धांत देखिए कहता है कि जो विकास होता है वो निकट से फिर दूर की ओर चलता है। यानी मनुष्य का अगर शरीर लें तो उसमें पहले मध्य भाग का विकास होता है, फिर सिरों का विकास होता है। यानी रीढ़ की हड्डी का जो क्षेत्र है वो सबसे पहले डेवलप होता है, फिर धीरे धीरे हाथ और उसके उंगलियों की तरफ विकास बढ़ता है। तो इसमें जो है केंद्र से सिरों की ओर, ऊपर से नीचे की ओर, दोनों ओर बराबर, नीचे से ऊपर की ओर। ठीक है, तो इसमें सही उत्तर जो है वो केंद्र से सिरों की ओर या मध्य से सिरों की ओर। ठीक है ना, ये ऑप्शन सही है। विकास है, अगला प्रश्न है 9वां, विकास है। तो विकास देखिए जो है ऑप्शन है मात्रात्मक, गुणात्मक, मात्रात्मक एवं गुणात्मक और नॉट, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो विकास है वह मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है। ठीक है, अगर वृद्धि कहे, आपको ग्रोथ कहे या विवृद्धि कहे तो वह केवल मात्रात्मक है, लेकिन विकास में मात्रा और गुण दोनों सम्मिलित होते हैं, इसलिए विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला प्रश्न है 10वां कि 10-25 वर्षीय लड़का जिसकी मानसिक आयु 16 है। मानसिक आयु कितनी इसकी ली गई है, 16। तो अगर मानसिक आयु 16 है तो उसका आईक्यू बताना है। आईक्यू मतलब इंटेलिजेंस कोसेंट यानी बुद्धि लब्धि। तो चलिए समझते हैं बुद्धि लब्धि क्या है। ठीक है, तो देखिए बुद्धि लब्धि जो है वो बुद्धि की मात्रा बतलाता है कि किसी में कितनी बुद्धि है, उसका गणितीय निरूपण है। ठीक है, तो जो उसका गणितीय निरूपण है वो आपको बताता है कि आप उसके आधार पर, बुद्धि के लब्धि के आधार पर बच्चों को भाई वर्गीकृत कर सकते हैं कि कौन प्रतिभाशाली है, कौन कमज़ोर है, मंदबुद्धि बालक है। इस तरह के हम डिस्क्राइब उसको अलग करते हैं। तो बुद्धि लब्धि का जो संप्रत्यय है वो आपको जो आता है वो उसमें 2 टर्म यूज होते हैं, एक मानसिक आयु और दूसरा शारीरिक आयु। मानसिक आयु यूज होता है और शारीरिक आयु। तो जो मानसिक आयु है वो ये बतलाता है कि बच्चे में जो जो स्तर है उसका, जो उसका संज्ञानात्मक विकास है वो किस उम्र का है, वो ये बतलाता है आपका। ठीक है, या तो ये मानसिक आपको समझ लेना है कि जो मानसिक आयु है वो आपको मानसिक विकास की आयु बतलाता है। ठीक है, ये मेंटल एज जिसको हम लोग कहते हैं, मेंटल एज। तो जो बुद्धि लब्धि आईक्यू है, आईक्यू, उसको हम लोग मानसिक आयु और शारीरिक आयु के अनुपात के रूप में हम लोग परिभाषित करते हैं। जो आईक्यू है जिसको हम लोग इंटेलिजेंस कोसेंट बुद्धि लब्धि कह रहे हैं, इसको हम लोग मानसिक आयु बटा में शारीरिक आयु
आयु और गुने 100 इस रूप से परिभाषित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये हम लोगों को समझना है कि इस जो प्रश्न जो दिया गया है, इस प्रश्न में जो लड़का है उसका उम्र 25 वर्ष है और जो उसकी मानसिक आयु है वो 16 है। ठीक है, तो ये इसको हल करते हैं तो देखते हैं बुद्धि लब्धि कितनी आती है। शारीरिक आयु उसका जो है 25 है और जो मानसिक आयु है वह आपका दिया गया है वो 16 वर्ष है। यानी बच्चा 25 वर्ष का है लेकिन उसका जो दिमाग है, जो मानसिक विकास है वो 16 वर्ष के लड़के का है। यानी उसका जो नॉलेज है, जो ज्ञान है वो 16 वर्ष के लड़के के बराबर है। ठीक है, उसी को मानसिक आयु कहा जा रहा है। तो इसकी बुद्धि लब्धि बनाना है तो ये अनुपात ले लिया और इसको 100 से हम लोग गुना कर देंगे। ठीक है, तो ये हमें बुद्धि लब्धि देगा। इसको हल कर लेते हैं तो 25 एकम 25, 25 चौका 100। अब देखिए 16 को 4 बार हम लोग गुना करेंगे तो 16 चौका कितना होता है 64। तो ये हमको उत्तर दे देगा 16 गुने 4 बराबर 64। तो उस लड़के की जो बुद्धि लब्धि, जिसकी शारीरिक आयु 25 वर्ष और मानसिक आयु 16 वर्ष है, उसका बुद्धि लब्धि कितना होगा 64 होगा। ठीक है, तो चलते हैं प्रश्न पे। इस प्रश्न में हमसे यही कहा जा रहा था कि भाई उसका आईक्यू क्या होगा ये बताइए। तो इसकी आईक्यू कितनी होगी 64 होगी। ठीक है, इसी तरह का इस सूत्र का मानसिक आयु बटा में शारीरिक आयु गुने 100 अब करके आप जो है सो किसी का बुद्धि लब्धि निकाल सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न। 11वां प्रश्न हमारे पास क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अधिगम सिद्धांत नैमित्तिक अनुबंधन कहलाता है। तो देखिए जो आपका सिद्धांत है स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, उसका ही दूसरा नाम है नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत। याद रखना है आपको, स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, स्किनर्स ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी इज नेम्ड एज नैमित्तिक कंडीशनिंग या इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग उसको कहते हैं हम लोग। यानी नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत किसका नाम है, तो स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। इसलिए इसका सही उत्तर है सी, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का नाम है नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत। अगला प्रश्न है कि 12वां कि करके सीखना सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है। तो करके सीखना लर्निंग बाय डूइंग सिद्धांत के प्रवर्तक हैं जॉन डीवी, जिन्होंने प्रगतिशील शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया है। उन्हीं का नाम है जॉन डीवी और उन्होंने लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। अगला प्रश्न है 13वां कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत है उसमें चौथा अवस्था है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसको अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहीं कहीं कह दिया जाता है। तो उसकी जो आयु है वह है 11 से 15 वर्ष। ये आपको याद रखना है। 4 अवस्थाएं हैं और 4 अवस्था में जो पहला है संवेदी गामक अवस्था है, उसकी आयु है 0 से 2 वर्ष। दूसरा अवस्था जो है वह है आपके पास पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसका उम्र है 2 से 7 वर्ष। तीसरा जो है वह है आपका ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसका उम्र है 7 से 11 वर्ष। और चौथा जो है वह है आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष। याद रखना है ये आपको। तो इस प्रश्न में पूछा गया है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इसलिए उसका उत्तर सही है 11 से 15 वर्ष। अगला प्रश्न, सीखने खाली स्थान आकलन। ठीक है, आकलन और अनुदेशन, अनुदेशन मतलब जो है इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, तो इंस्ट्रक्शन को हम अनुदेशन कह रहे हैं। कि आकलन और अनुदेशन के बीच खाली स्थान के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। का है यानी सीखने का आकलन है, फिर है का दूसरा में भी यानी सीखने का आकलन, तीसरा में है के लिए यानी सीखने के लिए आकलन, और फिर चौथा में भी है के लिए यानी। तो देखते हैं कि सीखने का आकलन और सीखने के लिए आकलन को थोड़ा सा समझते हैं हम लोग। तो देखिए जो बात है सीखने का आकलन, एक है सीखने का आकलन। सीखने का आकलन मतलब कि क्या है, जो असेसमेंट है वह
लर्निंग का है, यानी असेसमेंट ऑफ लर्निंग, सीखने का आकलन, जो इंग्लिश मीडियम इसकी मीनिंग निकल रही है, उसका मतलब है कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग। और दूसरा जो है, ये पहला है मेरा, और जो दूसरा निकल रहा है वह है सीखने के लिए आकलन। दोनों को थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग। सीखने के लिए आकलन, यानी इसको हम लोग कहेंगे असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग, इसका मतलब ये है कि देखिए, सीखने का आकलन यानी जो चीज़ आप सीख चुके उसका असेसमेंट यानी उसका आकलन आप कर रहे हैं। और दूसरा ये है कि आप कितना सीखे हैं, ठीक है ना। सीखने का आकलन मतलब कि जो आप सीख चुके हैं उसका आकलन, और सीखने के लिए आकलन मतलब कि अभी आप सीख ही रहे हैं और बीच बीच में उसका आकलन किया जा रहा है कि आपकी सीखने की गति प्रगति किस ढंग से चल रही है। जैसे समझिए कि दो तरह के एग्जाम होते हैं। आप देखे होंगे कि एक एफए एग्ज़ाम होता है विद्यालयों में ज़्यादातर, जिसको फॉर्मेटिव असेसमेंट हम लोग कहते हैं, और एक होता है ए से समेटिव असेसमेंट। संरचना, ये फॉर्मेटिव संरचनात्मक या रचनात्मक आकलन, और एक समेटिव यानी योगात्मक आकलन। तो जो एफए हो रहा है बीच बीच में, वो सीखने के लिए हो रहा है कि सीखने के क्रम में उसकी गति प्रगति क्या है, उसमें क्या कमी है, इस चीज़ को पता लगाने के लिए सीखने के लिए आकलन हो रहा है, असेसमेंट फॉर लर्निंग हो रहा है। लेकिन जो सीख चुका है यानी फाइनल परीक्षा अगर उसकी हो रही है तो वो उसका जो सीख चुका है उसका आकलन हो रहा है, असेसमेंट हो रहा है। तो उसको हम लोग कहते हैं ऐसे समेटिव एग्जाम अगर हो रहा है, ठीक है। तो सीखने का जो आकलन होता है वो सीखने के उपरांत होता है, और सीखने के लिए जो आकलन होता है वो सीखने के क्रम में होता है कि सीखना कहाँ तक हुआ है, उसमें कमी बेसी क्या है, ये सब चीज़ों के लिए। तो इस प्रश्न में देखिए जो कहा रहा है कि सीखने का आकलन होना चाहिए कि सीखने के लिए आकलन होना चाहिए। अब आगे आपका निर्भर करता है। आगे देखिए क्या कह रहा है कि आकलन और अनुदेशन के बीच, अब देखिए बीच यहाँ पे ऑप्शन दिया है अंतर, भिन्नता, संबंधों और अंतर। तो आकलन और अनुदेशन के बीच, यानी जो आकलन हो रहा है, चाहे वो सीखने का आकलन हो चाहे सीखने के लिए आकलन है, उसके और अनुदेशन यानी जो पढ़ाई हो रही है, जो इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं क्लासरूम में, उनके बीच अंतर के दृढ़ीकरण के द्वारा सीखने को प्रभावित करता है कि संबंधों के दृढ़ीकरण द्वारा यानी उसको मजबूती द्वारा सीखने को प्रभावित करता है, या भिन्नता, ये तीन वर्ड यूज हो रहे हैं, भिन्नता के दृढ़ीकरण। तो भाई देखिए, उनके संबंध को तो न दृढ़ करेगा, मजबूत करेगा। तो जो इसमें सही उत्तर होना चाहिए वह होना चाहिए कि सीखने के लिए जो आकलन है, यानी सीखने के साथ साथ जो आकलन हो रहा है, वो आकलन और अनुदेशन के बीच संबंध जो हैं उसके दृढ़ीकरण यानी उसको मजबूत करने के द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। सीखने को वो प्रभावित करता है किसके द्वारा, तो संबंधों के मजबूतीकरण द्वारा, उसके दृढ़ीकरण द्वारा प्रभावित करता है। इसलिए इसका सही उत्तर है के लिए और संबंधों, ऑप्शन सी, ठीक है। अगला प्रश्न देख रहे हैं 15वां कि लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्न चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं। आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण, व्यक्तिगता और विनिमय, अच्छे अंतः व्यक्तिक संबंध, सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार, ठीक है। तो ये जो चार ऑप्शन दिए गए हैं, ये कोहलबर्ग के सिद्धांत में 3 लेवल, 3 स्तर और 7 सोपान की बात की गई है। तो ये 7 सोपान में से ये 4 नाम आए हैं। तो यहाँ पे देखिए प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के लिए बात की गई है कि कौन सा चरण का उन्होंने, वो कौन से स्टेप्स का वो अनुसरण करते हैं। तो देखिए छोटे बच्चों में दंड और आज्ञा पालन का
पालन होता है। उन्मुखीकरण माने ओरिएंटेशन, उनकी ओर उन्मुख होते हैं, यानी दंड और आज्ञा पालन की ओर उन्मुख होते हैं, अग्रसर होते हैं, ये सही है। दूसरा है व्यक्तिकता और विनिमय, यानी व्यक्तिकता मतलब जो है व्यक्ति के बारे में, और विनिमय यानी आपसी जो है क्या है, विनिमय यानी आदान प्रदान। तो आदान प्रदान भी उनमें होता है कि जैसे कहते हैं कि तुम मुझे जो है सो पेंसिल दो तो हम तुमको कॉपी देंगे, हम तुमको टॉफ़ी देंगे, ठीक है, हम तुम हमको खिलाओगे आज तो हम भी कल तुमको खिलाएंगे, इस तरह के विनिमय की बात वो करते हैं। तो ये दोनों जो पहला और दूसरा है ये सही है। अच्छे अंतः व्यक्तिक संबंध, सामाजिक अनुबंध, ये की बात यहाँ पे हम नहीं आएगी, इसमें ऑप्शन चूँकि दो दो का ही चयन करना है। आप देख रहे हैं AB, BD, AD, AC, तो इसमें जो पहला और दूसरा जो है ये सही है, ठीक है। इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ए है, ए और बी, ठीक है, ए और बी ये दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है, भाषा विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पियाजे के द्वारा कमतर आंका गया। भाषा विकास को लेकर के ही, भाषा और चिंतन को लेकर के ही जो है पियाजे और वाइगोत्स्की के सिद्धांत में अंतर है, ठीक है। तो यहाँ पे आ रहा है प्रश्न कि पियाजे के द्वारा भाषा विकास के संदर्भ में कौन सा क्षेत्र कमतर आंका गया। तो वह क्षेत्र जो है वह है सामाजिक अंतःक्रिया का, ठीक है ना, क्योंकि सामाजिक अंतःक्रिया में भाषा महत्वपूर्ण हो जाती है, और वाइगोत्स्की भाषा को औजार की तरह मानते हैं सामाजिक अंतःक्रिया के लिए। इसलिए पियाजे के द्वारा भाषा विकास के संदर्भ में जो कमतर आंका गया उसका जो सही उत्तर है वह है सामाजिक अंतःक्रिया। अगला प्रश्न, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से खाली स्थान का हिस्सा है, यानी जो अवधारणा है जिसको स्कीमा हम कह रहे हैं उसका जो विकास है वो किसका एक हिस्सा है। तो अवधारणा जो है, स्कीमा जो है वो अवधारणा कॉन्सेप्ट जिसको हम लोग कह रहते हैं, तो वो कॉन्सेप्ट जो है बौद्धिक विकास का हिस्सा है, मानसिक प्रक्रिया का हिस्सा है वो, इसलिए इसका सही जो उत्तर है वह है बौद्धिक विकास। 4 ऑप्शन दिए थे, बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक और संवेगात्मक। तो शरीर से उसका अवधारणा का संबंध नहीं है, सामाजिक विकास से भी नहीं है, संवेगात्मक से भी नहीं है, तो इसलिए सही जो उत्तर है वह है बौद्धिक। और बौद्धिक से ही, बौद्धिक जो है नियम द्वारा ही अवधारणा का विकास होता है, और कॉन्सेप्ट्स जो डेवलप होते हैं वो आपके मस्तिष्क में ही होते हैं। अगला प्रश्न अब चल रहे हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारे पास कि इरफान खिलौने को तोड़ता है। कोई बच्चा है इरफान, और वह क्या कर रहा है, खिलौने को तोड़ता है और फिर उसके पुर्जे को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है। छोटे बच्चे आप देखते होंगे कि कोई भी किसी भी तरह का खिलौना दे दीजिए, ठीक है ना, उसको तोड़ते हैं। ज़्यादातर जो पूर्व बाल्यावस्था के बच्चे हैं जिनको खिलौने की आयु कहा गया है, तो खिलौने के वो तोड़ देते हैं और उनके पुर्जे को भीतर देखने का, जोड़ने का प्रयास करते हैं, कुछ नया ढूंढने का। तो आप उस स्थिति में क्या करेंगे, उस पर नज़र रखेंगे, उसे समझाएंगे कि खिलौनों को तोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। इरफान को खिलौने से कभी आप नहीं खेलने देंगे, तो ये तो भाई बिल्कुल ही गलती है कि आप बच्चा मान लीजिए खिलौना तोड़ दिया तो आप खिलौना देना ही उसको बंद कर दीजिए। और चौथा है कि उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे। जिज्ञासु, देखिए जो छोटे बच्चे हैं उनमें 3 बातें आपको ध्यान रखना है कि जो छोटा बच्चा है उसमें आपके पास क्यूरियोसिटी होती है। अगर बच्चे में क्यूरियोसिटी नहीं है, जिज्ञासा नहीं है, जिज्ञासा की बात होती है क्यूरियोसिटी की, तो अगर जिज्ञासा नहीं है तो भाई वो बालक जो है, स्टूडेंट बहुत अच्छा नहीं है। माने स्टूडेंट में जिज्ञासा होती ही होती है, और वो अब विशेषकर छोटे बच्चों में पहली जो होती है जिज्ञासा, दूसरा होता है क्रिएटिविटी, उसकी रचनात्मकता उसमें होती है, और चौथा जो तीसरा जो है महत्वपूर्ण बात जो बच्चे में होती है, जब बच्चा जब शुरुआती दौर में होता है तो वो उसमें होती है इमेट जो है सो उसमें जो है एबिलिटी होती है, उसमें अलौकिक क्षमता होती है, योग्यता होती है, उसमें जो कुछ भी वो कर सकता है, कुछ भी वो करने की क्षमता, कुछ भी ठान ले तो वो कर सकता है। ये बात आपको ध्यान रखना है कि जो बच्चे होते हैं वो पियाजे भी मानते हैं कि बच्चा जन्म से जो है अन्वेषक मतलब वैज्ञानिक होता है, वो चीज़ों को जो है अन्वेषण की दृष्टि से देखता है। तो बच्चे में जिज्ञासा होती है,
उसमें रचनात्मकता होती है और उसमें अनंत क्षमताएं निहित होती हैं, वो जो चाहे सो कर सकता है। आते हैं प्रश्न पे। कहा जा रहा है भाई कि उस जो है उसके जिज्ञासु स्वभाव को आप प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचरित करेंगे। तो यही उत्तर सही है कि आप जो उसकी जिज्ञासा है उसको प्रोत्साहित करेंगे और उसको सही दिशा में आप संचरित करेंगे। जो उसकी ऊर्जा है, क्योंकि उसमें इमेट जो है सो आपके पास एबिलिटी है, उसमें अनंत जो है क्षमताएं हैं, योग्यताएं हैं, तो उसको सही दिशा में संचरित करेंगे। ये नहीं कि डांट देंगे उसको जो है सो भगा देंगे, उसको जो है मारपीट करने लगेंगे, खिलौना तोड़ दिया, ठीक है। तो आपको उसको सही दिशा में प्रोत्साहित करना है और उसको प्रोत्साहित करना है, जिज्ञासा को उसको बढ़ाना है, जो उसकी ऊर्जाएं हैं सही दिशा में उसको ले जाना है। अगला प्रश्न है हमारे पास कि पावलोव ने सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किस पर प्रयोग करके किया था। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, किस पर उन्होंने प्रयोग किया है पावलोव ने। जो उनका क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत है, जिसको शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत है कहते हैं, उसको अभी पहले ही सबसे पहले प्रश्न में चर्चा हुई कि उन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था। पावलोव ने किस पे प्रयोग किया था? कुत्ते पे, इसलिए उसका सही उत्तर है कुत्ता। चूहे पर प्रयोग किसने किया है? तो चूहे पर जो है सो स्किनर ने प्रयोग किया है। बिल्ली पर कौन प्रयोग किए हैं? तो थॉर्नडाइक किए हैं। खरगोश पर जो है किसी का नाम जो फेमस नाम है वो नहीं आ रहा है, ठीक है। ये बाकी 3 जो हैं तो बिल्ली, थॉर्नडाइक, चूहा जो है सो आपका स्किनर और कुत्ता जो है आपको याद रखना है पावलोव द्वारा। अगला प्रश्न है 20वां प्रश्न कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? तो वस्तु स्थायित्व पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में डेवलप होता है, ठीक है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, ये याद रखना है आपको। वस्तु अस्थायित्व मतलब पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से जो छिपी हुई वस्तुएं हैं उसको अपनी पहचान के आधार पर अगर बच्चा ढूंढ निकाल लेता है तो यही गुणधर्म कहलाता है वस्तु अस्थायित्व। और ये जो है लगभग 2 साल में जो है वो आपको डेवलप हो जाता है। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जो है वो जैसे ही पहुंचता है उसमें जो है वस्तु अस्थायित्व वो प्रदर्शित करने लगता है, ठीक है, याद रखना है। अगला प्रश्न है 21वां कि बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है? बाल केंद्रित शिक्षा, तो बाल केंद्रित शिक्षा में नाम अभी आएगा। अभी जस्ट पहले जॉन डीवी का नाम आया था लर्निंग बाय डूइंग के लिए। तो जॉन डीवी का नाम बाल केंद्रित शिक्षा और प्रगतिशील शिक्षा में भी आता है, आपको याद रखना है। तो बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन जॉन डीवी द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है पियाजे के अनुसार बच्चा की विकास की पहली अवस्था, ठीक है, यानी जन्म से लगभग 2 वर्ष, जिसको हम लोग संवेदी प्रेरक अवस्था कहते हैं, उसके दौरान बच्चा सबसे बेहतर कैसे सीखता है? तो ये प्रश्न चर्चा हुई है पिछले जो है टेस्ट पेपर वगैरह में भी। तो ये जो है वो सबसे जो जन्म से 2 वर्ष यानी संवेदी प्रेरक अवस्था में वह इंद्रिय जनित क्रियाओं द्वारा सीखता है। मुंह में कोई चीज़ को डालता है, स्पर्श के द्वारा, देखने द्वारा, यानी इंद्रिय जनित क्रियाओं द्वारा उसकी मानसिक प्रक्रिया जो है वो चलती है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा आपका ऑप्शन दिया है कि निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा। तो भाई निष्क्रिय शब्द वो समझता ही नहीं है, क्योंकि अभी वो जन्म से लगभग 2 वर्ष से शैशवावस्था में है। अमूर्त तरीके से चिंतन भी नहीं कर सकता, भाषा अर्जन का भी प्रयोग वो नहीं कर सकता, अर्जित ज्ञान का अनुप्रयोग वो नहीं कर सकता, और इंद्रियों के प्रयोग द्वारा यही सही ऑप्शन है, ठीक है। अगला प्रश्न है 23वां कि जॉन डीवी द्वारा जो समर्थित लैब विद्यालय हैं प्रगति, जिसको हम प्रयोगशाला विद्यालय कहते हैं, तो ये प्रगतिशील विद्यालय के उदाहरण हैं, ठीक है। और ये जॉन डीवी ने इनको प्रोत्साहित किया हुआ है। ये आपको याद रखना है कि जॉन डीवी का नाम आता है। जो लैब विद्यालय के जो उदाहरण हैं वो कैसे विद्यालय के उदाहरण है? तो प्रगतिशील विद्यालय। और ये प्रगतिशील विद्यालय किसके सूचक है? तो प्रगतिशील शिक्षा को बढ़ावा देने का काम करते हैं प्रगतिशील विद्यालय, ठीक है। ये याद रखना है। लैब विद्यालय के उदाहरण, जो लैब विद्यालय हैं वो किसके उदाहरण हैं? प्रगतिशील विद्यालय के। अगला प्रश्न 24वां समावेशी शिक्षा उस विद्यालय शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है। समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन
जो कहता है कि आप जो है शिक्षा को सभी को समान अवसर प्रदान करें, बिना किसी जो है भेदभाव के, बिना किसी जातीय, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक किसी भी भेदभाव किए बिना, उसके जाति, धर्म, संप्रदाय किसी को भी ध्यान में रखे बगैर उसको शिक्षा का समान अवसर हम प्रदान करते हैं, कक्षा कक्ष में अपने उसको स्थान देते हैं। तो उस विद्यालय व्यवस्था की ओर संकेत करती है जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशेष माध्यम से शिक्षा को प्रोत्साहित करता है, गलत है। जो सभी निर्योगी बच्चों को शामिल करती है, निर्योगी बच्चों को, तो केवल निर्योगी को ही शामिल करे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जो केवल बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल देती है, ये भी वो नहीं है कि केवल बालिका को बुलाए। जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर सभी बच्चों को शामिल करती है, ये सही है। इसमें सभी आ जा रहे हैं, चाहे उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या कोई भी जो योग्यता स्थिति है वो कुछ भी रहा हो, हम सभी को शामिल करते हैं, यही सबसे बेस्ट है। इसलिए समावेशी शिक्षा उस विद्यालय शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर सभी बच्चों को शामिल करती है। अगला प्रश्न, शारीरिक गतिक बुद्धि, शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चे की अंतिम अवस्था क्या होगी? तो शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाला बच्चा के लिए उसकी अंतिम अवस्था क्या होगी? पहला है वाचक, राजनैतिक नेता, शैल चिकित्सक, कवि। तो वाचक यानी वक्ता, शारीरिक गतिक से कोई लेना देना नहीं है, राजनीतिक नेता से भी कोई लेना देना नहीं है, शैल चिकित्सा, कवि। सबसे जो बेस्ट ऑप्शन है वो शैल्य चिकित्सा। ठीक है। अगला ऑप्शन क्वेश्चन है कि 140 से 26वां प्रश्न, 140 से अधिक बुद्धि लब्धि वाला बालक है। तो 140 जो है या 135 से अधिक जो बुद्धि लब्धि वाला बालक होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रतिभाशाली बालक। 130 से ऊपर, 135 से ऊपर जब भी आपको दिया जाए उस तरह के बालक को हम लोग कहते हैं प्रतिभाशाली बालक। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये 140 उसका बुद्धि लब्धि है, इसका मतलब ये है कि ये 140 कैसे मिला होगा? 140 मिला होगा हम लोगों को कि ऊपर 14 नीचे 10 गुने 100 किए होंगे, तब एक जीरो कट गया होगा, 14 दुनिया 140, यानी कि 10 वर्ष का बालक है और उसकी जो मानसिक आयु है, जो उसका ज्ञान है, वो 14 वर्ष के बालक के बराबर है। 10 वर्ष का बच्चा अगर 4 वर्ष यानी अपने उम्र से 4 वर्ष बड़े बच्चे की तरह सोचता है, तो उसका दिमाग, उसका ज्ञान है, तो उसकी बुद्धि लब्धि 140 होगी। तो ऐसे बच्चे जो है उसको हम प्रतिभाशाली बच्चों की श्रेणी में शामिल करेंगे। अगला प्रश्न है कि 24वां प्रश्न, अच्छा ये हमारा 27वां प्रश्न हो गया। 27वां प्रश्न कि बुद्धि के ये आ रहा है द्विकारकीय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो बुद्धि का जो द्विकारकीय सिद्धांत है वो दिए हैं स्पीयरमैन ने, और इन्होंने बताया हुआ है कि बुद्धि में दो कारक हैं, एक जी कारक हैं और एक एस कारक हैं। जो जी कारक है जिसको सामान्य बुद्धि हम कहते हैं, वो जन्मजात कारक है जिसको बदला नहीं जा सकता, और जो एस कारक है विशिष्ट बुद्धि, उसको हम लोग शिक्षण प्रशिक्षण द्वारा उसको हम बढ़ा सकते हैं। ये आपको स्पीयरमैन के द्विकारकीय सिद्धांत में इतनी बात याद रखनी है। दो कारकों की बात की है, जी कारक, एस कारक। जी जन्मजात कारक है जिसको सामान्य कारक कह रहे हैं, जिसको बदला नहीं जा सकता, और एस जो विशिष्ट कारक है इसको बदला जा सकता है शिक्षण प्रशिक्षण द्वारा। अगला प्रश्न है 28वां, जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता तो यह अधिगम का कौन सा स्थानांतरण कहलाता है? शून्य, निरपेक्ष, सकारात्मक, नकारात्मक। तो जब कुछ प्रभावित नहीं करता तो उसको शून्य स्थानांतरण कहते हैं, इसलिए इसका सही उत्तर है शून्य स्थानांतरण। परियोजना विधि के प्रतिपादक हैं, परियोजना विधि जो है, ये शिक्षण विधि जो है, उसके प्रतिपादक जो हैं वो किलपैट्रिक हैं, याद रखना है। परियोजना विधि के प्रतिपादक किलपैट्रिक हैं। अगला लास्ट प्रश्न हमारे पास आ गया कि सीखने के नियम किसने दिए हैं? सीखने के नियम दिए हैं, तो सीखने के जो नियम है, चाहे वो प्राथमिक नियम या गौण नियम जो है, नियम मतलब यहाँ पे डायरेक्टली जो है सो सीखने के नियम यानी प्राथमिक नियम की चर्चा हो रही है, तो
जो सीखने के जो भी नियम हैं वो थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए हैं। तो इस तरह से ये 30 प्रश्न का सेट हमारा कंप्लीट होता है और हम समझते हैं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। आप इसका अभ्यास करेंगे और इस तरह के अन्य प्रश्नों को आप करने का प्रयास करेंगे। थैंक्स टू वॉच दिस वीडियो। थैंक्स वेरी वेरी थैंक यू।